हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के थर्ड लेक्चर में हैं। ये विदित है आपको कि ना लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने रेस्पेक्टिवली कार्बोकैटायंस और फ्री रेडिकल्स के ऊपर बातचीत की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स के जो बिहेवियर को अच्छे से जिसको समझ में आता है उसको आगे हाइड्रोकार्बन समझने में ईजी होगा। अब लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत कर रहा हूं मैं। एल्केन्स टॉपिक है मेरा, और एल्केन्स पे मैं 3 लेक्चर तक, आने वाले 3 लेक्चर तक बातचीत करूंगा। ठीक है, तो एल्केन्स की शुरुआत करते हैं। और एल्केन्स का ये लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का ये लेक्चर 3 है, और मेरा टॉपिक है एल्केन्स। अब एल्केन्स में मैं प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा आपको, और मैक्सिमम रिएक्शंस जो हैं इनके कवर करने की कोशिश करूंगा। तो लगभग मेरे पास लगभग 10-15 रिएक्शंस होंगे एल्केन्स की प्रिपरेशन पे, लेकिन हम एक एक करके, हो सकता है इस लेक्चर में सिर्फ मैं 2 ही रिएक्शंस पे बातचीत करूं। तो पहला चीज क्या है? फर्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। और मैं एक चीज बता दूं, जो भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एल्केन्स, आप लेक्चर 3 पे हाइड्रोकार्बन के डायरेक्टली जंप मत करिए। अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो पहले 1 और 2 समझ के आइए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अब तक आपको नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, ग्रिग्नार्ड और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस 5 चैप्टर पढ़ाए आप नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म छोड़ भी दीजिए, लेकिन जीओसी, ग्रिग्नार्ड और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये 3 चैप्टर आपको पहले से पढ़े होने चाहिए, तब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वरना अगर आपको बात नहीं समझ में आती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो हमारा कंटेंट है वो एकदम सिंपल और इफेक्टिव हो, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप कितने भी, कहीं भी, किसी भी एग्जाम का इस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे कोई भी क्वेश्चन करना चाहेंगे, हो जाएगा अगर आप अच्छे से इसकी पढ़ाई करते हैं। तो पहला फर्स्ट रिएक्शन है ना, सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड, जिसको ऑफ कोर्स डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो होता क्या है, अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे RCOOH है, इसको सोडा और लाइम से ट्रीट करेंगे, NaOH और CaO से ट्रीट करेंगे, तो आपको है ना एल्केन मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो आइए इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक तो चीजों का लॉन्ग मैकेनिज्म होता है, जो मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार समझ लीजिए, और उससे सारांश निकाल के एक शॉर्ट मैकेनिज्म बनाता हूं मैं हर क्वेश्चन में, जिससे आप क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे एग्जाम में बिना समय लूज किए हुए। अब ऐसे आमतौर पे क्या मैकेनिज्म हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि RCOOH जो है एक एसिड है, और ये NaOH से रिएक्ट करेगा, क्योंकि NaOH बेस है, दोनों मिलके सॉल्ट बना देंगे, RCOO माइनस Na+, और साथ में H2O बन जाएगा, ठीक है, H2O बन जाएगा। ये चीज आई। अब ये 2 मोल ऑफ कोर्स है, ठीक है, ये 2 मोल है, 2 मोल है। आप जानते हैं, इसको मैंने जीओसी में पढ़ाया था कि अगर कभी भी लीविंग ग्रुप जो है ना, अगर कभी भी कोई लीविंग ग्रुप एक स्टेबल गैस बन रही है तो वो बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसे, ये मैं RCOONA लिया है मैंने, और है ना ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको 2 मोल लेने की जरूरत नहीं, 1 मोल से ही काम चल जाएगा। यहां पे मैं 2 मोल लेने की जरूरत नहीं, 1 मोल ही रहने दीजिए। तो यहां पर क्या है, एक बहुत ही स्टेबल गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो बन जाएगा। मैंने ऐसे लोग जो स्टेबल गैस बन जाते हैं, उनको मैं बहुत अच्छा है ना लीविंग ग्रुप कहता हूं। मैंने जीओसी में आपको लीविंग एबिलिटी, जब मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, आप जाके देखिएगा, मे बी लेक्चर नंबर 22-23 होगा जीओसी का। तो उस लेक्चर में मैंने लीविंग एबिलिटी में बताया था कि जब भी कोई स्टेबल गैस बनती है तो वो एक्सटर्नल अटैक का इंतजार नहीं करती है, वो लीव कर जाएगी पहले ही, ठीक है, वो गैस जो है लीव कर जाएगी। तो यहां पर CO2 जो है बड़ी आसानी से लीव कर जाता है, और यहां पर जो R- बचा, ये अब चूंकि अच्छा एक चीज और है, ये जो CO2 है, ये CO2 के लिए ही हमने लाइम लिया है, यहाँ पे CaO लिया है। CaO क्या करेगा,
CaO CO2 से कंबाइन करके, है ना, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो R माइनस है, आप जानते हैं कि, है ना, जहां पे OH होता है वहां H प्लस भी होता है, क्योंकि ये सब एक्वस मीडियम में हो रहा है, तो जहां पे OH है वहां H प्लस भी होगा ही होगा, वो कहने की जरूरत नहीं। दोनों H प्लस इंटू OH माइनस 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14 होते हैं, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा हो। तो फिर H प्लस इससे जुड़ जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा, RH बन गया, एल्केन बन गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं क्या कि यहां पे देख सकते हैं कि ये सॉल्ट में बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और ये कार्बन आयन जो है H प्लस से जुड़ के RH बन गया। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि यहां पर जो है आप एल्केन बना सकते हैं RH, है ना, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो शॉर्ट मैकेनिज्म क्या होगा, आज के बाद याद रखिए कि ये पूरी चीज हटा दीजिए और इसको बनाइए R माइनस। ठीक है, शॉर्ट मैकेनिज्म R माइनस, और फिर इसमें ये इस पूरी चीज को हटाने के बाद, इस पूरी चीज को हटाने के बाद जो R माइनस बचता है ना, उसमें सेकंड स्टेप में H प्लस जोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी आएगा H प्लस जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। ये शॉर्ट मैकेनिज्म हो गया। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि स्टूडेंट्स इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म याद करेंगे और एग्जाम में इसको रिप्रोड्यूस करेंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट। आपको करना क्या है कि आज के बाद कभी भी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मिले तो आपको ये शॉर्ट मैकेनिज्म याद रखना है कि कभी भी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मिलता है तो COH हटा के इसको पहले R माइनस बनाइए और फिर उसमें H प्लस जोड़ दीजिए। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने सीखी, RI बनता भी है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बीच में बन भी रहा है, तो आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन RI की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन is directly proportional to stability of carbon ion, stability of carbon ion। ठीक है, stability of carbon ion, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी एग्जाम में। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि मैकेनिज्म क्या है इसका, कोई नहीं पूछने वाला कि क्या मैकेनिज्म है इसका। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछेंगे इसमें से सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन कौन देगा। तो आप करेंगे क्या, वहां पे इसको हटा के जितने भी ऑप्शन होंगे सबका रिस्पेक्टिव कार्बन आयन बनाएंगे और जिसका कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो यहां तक हम लोगों ने, है ना, एल्केन्स के का पहला रिएक्शन जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं देख लिया। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां पे क्या है, एक मैंने कुछ क्वेश्चंस, मेरे पास 9 क्वेश्चन है इसमें, मैं अभी 4 डील कर रहा हूं, फिर 4 और बताऊंगा। अब जैसे यही है तो यहां पे फिर वही बात मैंने सिखाया कि इसको हटा दीजिए और क्या बनेगा, ये CH3 CH2 माइनस, और फिर इसमें एक H प्लस जोड़ दीजिए, H प्लस जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH3 मिल जाएगा। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस यहां पे भी ऐसा ही होगा, CH3 CH2 CH2 माइनस, और फिर इसमें, है ना, H प्लस आप जोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पे तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH3। तो ये पहला मेथड मैंने आपको बताया एल्केन बनाने का। सेम इसी तर्ज पर यहां भी होगा, ये COH हट जाएगा और यहां पे नेगेटिव लग जाएगा और फिर से, है ना, यहां पे H प्लस अगर जुड़ेगा इससे, ठीक है, तो आपको ये साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। ठीक है, इवन बेंजीन रिंग होगा तब भी सेम चीज होगी, यहां पे फिनाइल कार्बन आयन बनेगा, फिनाइल कार्बन आयन बनेगा और फिनाइल कार्बन आयन बनेगा और फिर ये फिनाइल कार्बन आयन से H प्लस अगर जुड़ेगा तो आपको यहां पे प्रॉपर एक बेंजीन रिंग मिल जाए, बेंजीन रिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कराए। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है ना, तो यहां पे मैं क्वेश्चन 5वां बताने जा रहा हूं। ध्यान रखना इस बात का है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हर बार एक कार्बन आयन जो है बीच में बनेगा और फिर आप उसको, है ना, उस H प्लस उससे जोड़ देंगे। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन क्या है? 5th का क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। जैसे यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन है COOH ऐसा। ठीक है, यहां क्या होगा, कुछ नहीं, सेम आप उसी तर्ज पर काम करेंगे। आप
भले ये स्टेप्स में होता हो, हम एक साथ कर देंगे। यहाँ पे दो तरह के, यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा ऐसे माइनस माइनस, और फिर यहाँ पे भी 2H+ आपका जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2H+ जुड़ जाएगा, 2H+, एक यहाँ है ना, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और फिर आपको नॉर्मली यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ही मिलेगी। ठीक है ना, बेंजीन रिंग ही मिलेगी। ऐसे ही आप जो है ना, 6th क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 6th क्वेश्चन मेरे पास ये थैलिक एसिड था, आइसोथैलिक एसिड भी सेम रिजल्ट देगा। अगर आप ऐसे ले लेंगे, आइसोथैलिक एसिड लिया आपने, इसको आप NaOH और CaO से ट्रीट कर रहे हैं, अगेन सेम चीज हो जाएगी। यहाँ पे जहां जहां COH है वहां हट के एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, और फिर उनसे H+ जुड़ जाएगा, उनसे H+ जुड़ जाएगा, ट्वाइस H+। ठीक है, H+ यहाँ और यहाँ जोड़ देंगे, और फिर आपको अगेन आपको बेंजीन एक रिंग मिल जाएगी, यहाँ पे बेंजीन रिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन कराए आपको। नेक्स्ट चीज क्या, 7वां क्वेश्चन है ना। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को मैं कहूंगा कि आप मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसमें देखिए, अब यहाँ पे क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन में मैंने आपको सिखाया कि ये COH उड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा, Cl 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अभी आ गया। अब ध्यान दीजिए कि इसके आगे क्या, H इससे नहीं जुड़ेगा, होगा क्या है ना, ये एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, दिस इज एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड है, और आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और एक्सटर्नली तो नहीं, पर अगर इंटरनली न्यूक्लियोफाइल है तो वो सबसे पहले अटैक करेगा। ये बात भी मैंने लीविंग एबिलिटी जब मैं पढ़ा रहा था GOC के लेक्चर नंबर 22 या 23 में, तो मैंने बताया था कि इंटरनल अटैक सबसे पोटेंट होता है। एक्सटर्नल अटैक अगर होगा नहीं होगा पता नहीं, रिएक्शन होगा नहीं, कि इंटरनल अटैक है तो अच्छे अच्छे पुअर लिविंग ग्रुप भी आपके लीव कर जाते हैं इंटरनल अटैक में। तो यहां क्या होगा, यहां पे डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां अटैक करेगा, और यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अगर किसी ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है तो वो एल्काइल हैलाइड के मेरे लेक्चर्स देखे, एल्काइल हैलाइड में मैंने पढ़ा है इसको। तो यहां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहां ये एक लीनियर कंपाउंड, एक बिल्कुल एलिफैटिक कंपाउंड है, और कहां ये एकदम बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट इसका साइक्लिक होगा। ठीक है, तो याद रखिए कभी भी अगर न्यूक्लियोफाइल इंटरनली बन जा रहा तो इंटरनल अटैक की अगर संभावना होगी तो इंटरनल अटैक जरूर होगा। ठीक है, इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन यहाँ मेरे पास है, यहाँ पे ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये COH उड़ जाएगा, यहाँ पे है ना नेगेटिव आएगा, मैं यही कर दे रहा हूं, ये COH गायब हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अब अगेन ये न्यूक्लियोफाइल है, और देखिए लीविंग एबिलिटी पढ़ाते समय मैंने बताया होगा, क्लोराइड फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए वीक बेस है, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। लेकिन F- वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। लेकिन मैंने सिखाया था आपको GOC में, कितना भी पुअर लिविंग ग्रुप हो, इंटरनल अटैक के सामने अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं। तो ये यहां अटैक करेगा और ये लूज कर जाएगा, ये है ना। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, और एल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फिर 1 से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा बनना चाहिए। क्या बनेगा, ऐसे ऐसे हो गया, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और 6 फिर से 1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ऐसे ही यहां आते हैं, यहां क्या है, अब ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए अगर आप हल्का सा भी मैकेनिज्म जानते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूल कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन को मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन आप बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, सेम उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर मैंने इन रिएक्शंस को आपको बताया। ठीक है, कि ये एसिड है और वो बेस है, आपस में रिएक्ट करेगा, यही चीज यहां पे भी हो जाएगी। ये सल्फोनिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O O माइनस और Na+। ठीक है, Na+ बन जाएगा यहां पे ऐसे, ये चीज बनी। मैं Na को नहीं लिख रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, काउंटर इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेसिकली ये चीज मिली आपको। अब
अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था और मैंने जीओसी के लेक्चर नंबर 22 में भी बताया है, 22-23 में, कि अगर कहीं पे एक स्टेबल गैस बनती है लिविंग ग्रुप के रूप में, वो लिविंग ग्रुप जरूर लीव कर जाएगा बिना एक्सटर्नल इंटरनल अटैक के, अपने आप ही लीव कर जाएगा। उसके लीव होने के बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो यहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस लीव कर जाएगी और अगेन आपको एक ये कार्बन आयन मिलेगा, फिनाइल। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, ये आपको पहले से पता है कि सॉल्यूशन होगा H+, जहां OH होता है वहां H+ भी होता है। तो ये चीज जो है इससे जुड़ जाएगी और आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, है ना, बेंजीन रिंग। तो डीकार्बोक्सिलेशन तो बताया पर डीसल्फोनेशन नहीं बताया था मैंने। पर अगर आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है तो डीसल्फोनेशन भी बड़े आसानी से हो जाएगा। और यही नहीं, यहां पे अगर SO2H होता तब भी सेम रिजल्ट आता, या कोई और एसिड होता तब भी यहां पे सेम रिजल्ट आता, बशर्ते यहां पे एक अच्छा, है ना, लीविंग ग्रुप यानी एक बहुत ही स्टेबल गैस बननी चाहिए। अच्छा, ये सब तो ठीक है, आपने समझ लिया। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, बहुत बहुत प्रोबेबल है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या कि अरेंज अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। कौन इसमें से सबसे आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन देता है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आ जाएंगे आपके 4 नंबर के जेईई मेंस में या नीट में आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, मैंने करना है ये है जो मैंने यहां बताया, ये मूल मंत्र है। दिस इज द मेन थिंग, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो एक काम करिए, यहां पर जितने भी कार्बोक्सिलेट ग्रुप है उनको हटाइए और उनके रेस्पेक्टिव कार्बन आयन बनाते हैं। तो यहां इसका कार्बन आयन जो होगा वो CH3- होगा, यहां से COH जाएगा तो यहां नेगेटिव आएगा, ये एलाइल कार्बन आयन हो जाएगा, एलाइल कार्बन आयन हो जाएगा यहां पे, यहां से जाएगा तो बेंजाइल कार्बन आयन हो जाएगा, यहां पे बेंजाइल कार्बन आयन हो जाएगा ऐसे, यहां पे माइनस ले लीजिए, यहां पे भी माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहां पे क्या होगा, यहां पे भी एक ऐसा माइनस आ जाएगा। जीओसी में मैंने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे बातचीत की है, आप मेरे वो लेक्चर्स देखिए, आपको, है ना, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे निकाली जाती है समझ में आएगा। मैंने वहां पे पढ़ाया था कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी निकालते समय सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखते हैं, फिर पी डी देखते हैं, फिर रेजोनेंस देखते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज देखते हैं। ठीक है, और लास्टली जो है ना, इंडक्टिव देखते हैं। 5 चीजें मैंने ग्रेडेशन में बताया था, और मतलब मेरे को लगता है 50 क्वेश्चन हमने कराए होंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में। तो यहाँ अगर किसी ने पढ़ा है तो इसकी स्टेबिलिटी निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखते हैं, तो इसमें एरोमेटिसिटी है। ठीक है, इसमें एरोमेटिसिटी है, और तो ये कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा। फिर बेंजाइल आ जाएगा, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ये एलाइल नेक्स्ट आ जाए, ये 1 डिग्री बेंजाइल है, ध्यान रखिएगा 1 डिग्री बेंजाइल है, जबकि ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोकेटायन है, कार्बन आयन है, और ये एरोमेटिक होता है। ये एलाइल है, एलाइल में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और ये मिथाइल है, मिथाइल में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसको अरेंज करना है तो मैं कहूंगा कि यही अरेंजमेंट हो जाएगा। डी सबसे ज्यादा आसानी से देगा क्योंकि इसका कार्बन आयन सबसे स्टेबल है, फिर सी क्योंकि इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो ये कार्बन आयन इससे तो कम स्टेबल है पर फिर भी स्टेबल है, और फिर बी ए से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बी में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ए में, है ना, कुछ भी नहीं है, इसलिए ए सबसे लीस्ट होगा। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा डी सी बी ए, ये आ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने, है ना, एल्केन्स का प्रिपरेशन का पहला रिएक्शन देखा, जिसको मैं कहता हूं कि सोडा लाइम मेथड, या, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड जिसको कहते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखा। आइए सेकंड रिएक्शन देखते हैं प्रिपरेशन का, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। सेकंड रिएक्शन प्रिपरेशन में एल्केन्स के है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है वो सेकंड रिएक्शन है। क्या होता है समझा जाए तो इसमें करते क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और क्या मिलता है, आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। और फिर मैंने कहा कि मैकेनिज्म में मैं आपको एक शॉर्ट मैकेनिज्म बताऊंगा और एक लॉन्ग मैकेनिज्म बताऊंगा। लॉन्ग मैकेनिज्म आप भूल सकते हैं और शॉर्ट मैकेनिज्म आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना
आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप जो है पूरा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म लिख के चीजों को करें, तो शॉर्ट मैकेनिज्म भी उतना ही इफेक्टिव होगा, आपसे गलती नहीं होगी, इतना तो श्योर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब जैसे इस सॉल्ट को जब आप किसी भी बीकर में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी बीकर में डिसॉल्व करके और उसमें 2 इलेक्ट्रोड अगर आप डाल दीजिए ऐसे, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और इलेक्ट्रोलिसिस करिए इसकी। ठीक है, आप जब इस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इस सॉल्ट में जो पॉजिटिव पोल है उसको हम लोग एनोड कहते हैं और नेगेटिव पोल को कैथोड कहते हैं। तो क्या होता है, इस पॉजिटिव पोल की तरफ ये नेगेटिव चीज खींची चली आती है, एनायन, और एनायन चलाता है, और पॉजिटिव चीज यानी कैटायन जो है वो नेगेटिव पोल की तरफ चलाता है। तो होगा क्या, यहां पे एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस तरफ नेगेटिव चीजें आएंगी, यानी है ना, ये आ जाएगा RCOO माइनस आएगा। ठीक है, RCOO माइनस आ जाएगा। याद रखिए, इलेक्ट्रोड्स पर जाकर ये चीजें डिस्चार्ज करती है, यानी अपना चार्ज जो है वो लूज करती है। इलेक्ट्रोलिसिस में यही होता है, कैटायन जो है वो कैथोड पे जाके अपना चार्ज लूज करता है, और एनायन जो है वो एनोड पर आकर अपना चार्ज लूज करता है। तो लोग अपना चार्ज लूज कर जाते हैं यहां पे। और तो होगा क्या, यहां पे ये जो कार्बोक्सिलेट कार्बन आयन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, इसमें से एक इसी ऑक्सीजन का है और एक इसने किसी से ऋण लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिविटी का कारण है, और वो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर जाएगा। तो होगा क्या, RCOO डॉट बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर जाएगा ये। लेकिन चूंकि ऐसे 2 मॉलिक्यूल है तो ये 2 बार होगा, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिले। अब ये जो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल है RCOO डॉट, ये चीज जो है आपकी, अब होगा क्या है ना, यहां पे हो क्या रहा है, ये जो कार्बोक्सिलेट जो फ्री रेडिकल बना है, यहां पे फिर वही चीज लगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई एक स्टेबल गैस बनती है एज अ लिविंग ग्रुप, तो इट डज नॉट वेट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक। आई हैव टॉट यू दिस इन लेक्चर नंबर 22 और 23 आई गेस इन जीओसी मेरे चैप्टर में पढ़ी है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस R डॉट प्लस ट्वाइस CO2, और ये CO2 गैस एस्केप कर जाएगी। और ये जो 2 फ्री रेडिकल्स क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर लिया है, लेक्चर नंबर 2, कि फ्री रेडिकल्स जो है कैसे बिहेव करते हैं। फ्री रेडिकल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल्स जो है एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देता है। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने सारी फ्री रेडिकल्स के बिहेवियर के ऊपर काफी डिटेल्ड बातचीत की है। और तीसरा डाइमराइजेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी करता है। तो ये R डॉट मिलके है ना RR बना देंगे, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर यानी जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस पर ये जो 2 कैथोड एनोड सर्किट से जुड़े होंगे, तो कैथोड पर अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के थ्रू होता हुआ इस तरफ चला आएगा, एनोड पर चला आएगा। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये जो 2 सोडियम है वो इंतजार में बैठे रहेंगे साहब, और वो दोनों सोडियम जो है उस दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेंगे। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मिलके ये ट्वाइस Na बन जाएगा। और ये जो सोडियम मेटल है ये उस पानी में वाटर से रिएक्ट करके, आप जानते हैं सोडियम जो है किसी भी कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है उससे अगर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ये भी मैंने जीओसी के लेक्चर नंबर 24 में पढ़ा है, 23 में पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे 2NaOH बनेगा और साथ में है ना हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, 2H2O कर लीजिए। तो अगर आप इसको पूरा ओवरऑल जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और सोडियम कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या 2RCOO माइनस 2Na प्लस क्या हो जाएगा, 2RCOONA प्लस ट्वाइस H2O चेंजेस इनटू क्या बन रहा है, RR मिल जाएंगे, एल्केन बन जाएगा RR प्लस है ना ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा यहां पे। ठीक है, और प्लस
ट्वाइस NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब इस बात का ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए कि क्या क्या इससे पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है इससे, ये तो मैं बताऊंगा, पहले हमें शॉर्ट मैकेनिज्म याद रखना है। अब शॉर्ट मैकेनिज्म क्या याद रखना है कि यहां पर 2 R डॉट बने थे, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब आप आज के बाद कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में करेंगे क्या, जितना भी ये वाला पार्ट है इसको हटा देंगे, ठीक है, और इसकी जगह पर आप लिखेंगे ट्वाइस R डॉट, ट्वाइस R डॉट लिखेंगे और फिर इन दोनों R डॉट को आपस में जोड़ देंगे, R कर देंगे। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में पूछा जा सकता है कि एनोड पर कौन सी गैस बनती है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। पूछा जा सकता है कि है ना कौन सी गैस कैथोड पे बनती है, तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहां पे जो है ना हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड, कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगली बात क्या, अगली बात पीएच जो है वो मीडियम का बढ़ता चला जाएगा, है ना, द मीडियम बिकम्स एल्कलाइन, एल्कलाइन है ना, एल्कलाइन, तो मीडियम जो है वो एल्कलाइन होता चला जाता है, ठीक है। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जो इसमें और पूछी जा सकती हैं। और अब जो इस तरह का, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि यहां पे है ना NaOH बनेगा और साथ में यहां पे ट्वाइस NaOH प्लस ट्वाइस CO2 प्लस H2 गैस बनेगी, ये दोनों गैसेस जो है इवॉल्व हो जाएगी। अब इस रिएक्शन में एक बात और आपको याद रखनी है, क्या, कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। जो यहां पे फ्री रेडिकल बन रहा है R डॉट, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो कभी आपसे खुदा ना खास्ते कोई पूछता है 4 ऑप्शन देके कि इन 4 रिएक्टेंट्स में से किसका रिएक्शन फास्ट होगा, किसका कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो फास्ट होगी, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप हमेशा यही जवाब देंगे कि साहब वो उस चीज का कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट होगा जिसका फ्री रेडिकल जो है ज्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी निकालते समय हम लोग अक्सर जो है ना एरोमेटिसिटी, पी पाई डी पाई, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से आपका काम चल जाएगा। फ्री रेडिकल के बारे में भी बहुत ही तफ्तीश से मैंने जीओसी में बातचीत की है। आप जीओसी में मैंने टोटल 25 लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं, उनमें जाकर आप फ्री रेडिकल सेक्शन देख सकते हैं अगर आपको स्टेबिलिटी पे कोई शक है, ठीक है, कि कैसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी निकाल जाती है और फ्री रेडिकल का बिहेवियर कैसा होता है। इसके लिए जस्ट एक प्रीवियस लेक्चर यानी हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, जहां मैंने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर काफी डिटेल्ड बातचीत की है, ठीक है। एक बात और जो मैं बताना चाहता हूं, यहां पे कभी कभी ऐसा भी होता है कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में कि ये जो RCOO डॉट है और ये R डॉट जो है आपस में कंबाइन कर जाते हैं, इसलिए इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो कभी कभी ईस्टर भी होता है, ठीक है, बट माइनर प्रोडक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ के कभी कभी इसमें ईस्टर भी बनता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि समटाइम्स द बाई प्रोडक्ट of Kolbe's electrolysis, Kolbe's electrolytic method is ester, ठीक है। ऑफ कोर्स दैट इज माइनर प्रोडक्ट, इट इज अ माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कोलबेस की इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बहुत अच्छे से सीखा। अब हम सब भूल जाएंगे जितना हमने पढ़ा है, बस इतना याद रखेंगे कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में इसको हटा देंगे, 2 R डॉट होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो और इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे डिपेंड करता है। अब कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को और अच्छा समझने के लिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ना, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो फिर वही मैंने सिखाया कि इसको हटा दीजिए, 2 मोल आप ले लीजिए इसको, तो यहां मिलेगा आपको 2 मोल CH3 डॉट और फिर से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आपको मिल जाएगा CH3। ऐसे यहां पे भी हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, अगर आप इसको 2 मोल लेते हैं तो ये हो जाएगा CH3 ट्वाइस CH2 डॉट और फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3।
इसी तर्ज पर ये भी हट जाएगा ऐसे और यहां आ जाएगा डॉट, तो ऐसा 2 मोल आपका डॉट होगा और फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऐसे डॉट और ये डॉट मिलके यहां बॉन्ड बना देंगे। इसी तर्ज पर यहां पे भी ऐसा ही हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहां डॉट आ जाएगा। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर फिनाइल फ्री रेडिकल बनता भी है तो ये लोग डाइमराइज कर जाते हैं और यहां पे आपको बाइफिनाइल बन जाएगा। ये चीज बाइफिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में जितने तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम बन सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए, अब तक तो ये सिंपल था, अब नाउ यू विल अप्रिशिएट ये 5वां क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स है, तो ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ पे डॉट डॉट लग जाएगा और ये जो दोनों डॉट है ये दोनों मिलके यहाँ पे है ना एल्कीन बना देंगे। तो पहली बार आपको पता चला होगा कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में जरूरी नहीं कि खाली एल्केन्स ही बने, ठीक है। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो वहां पे अक्सर है ना एल्कीन भी बन सकता है या साइक्लिक कंपाउंड्स भी बन सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा है, ये हट जाएगा यहाँ डॉट, ये हट जाएगा यहाँ डॉट, यहाँ पे डॉट और डॉट बना और ये दोनों डॉट मिलकर यहाँ पर जो है साइक्लोब्यूटेन बना देंगे, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ऐसे यहां पे भी कर लीजिए, इसको हटाइए यहां डॉट, इसको हटाइए यहां डॉट, तो यहां पर जो है ये डॉट और ये डॉट हो जाएगा और ये दोनों डॉट मिलकर जो है साइक्लोप्रोपेन बना देंगे, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से भले ही मैंने बताया कि एल्केन बनते हैं, पर आप यहां पर देख सकते हैं कि है ना एल्केन बनते हैं, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बाइफिनाइल्स भी बनते हैं, ठीक है, एल्कीन्स भी बनते हैं और साइक्लो एल्केन्स भी बनते हैं, ठीक है ना, साइक्लो एल्केन्स भी बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पे फिर वही बात, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा यहां और यहां डॉट आ जाएगा, तो यहां पर ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, ऊपर से यहां डॉट आ जाएगा, जिसके वजह से ये डॉट डॉट भी बॉन्ड बना देगा। और पहली बार मुझे ये पता चल रहा है कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में है ना एल्केन भी बनते हैं, एल्कीन भी बनते हैं, साइक्लो एल्केन्स भी बनते हैं और पहली बार एल्काइन भी मैं बनते हुए देख रहा हूं, ठीक है। तो एल्काइंस भी बनते हैं, डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें एल्काइन भी बनता है, ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन है। आप देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। अब 4 कार्बन है तो यहां और यहां डॉट लग जाएगा, तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि यहां और यहां डॉट लग गया। अब यहां पे होगा क्या, ये जुड़ नहीं सकता क्योंकि साइक्लोब्यूटाइन एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा। अगर आप इसको इन दोनों को जोड़ के अगर ऐसे बनाते हैं तो ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। sp कार्बन का नेचुरल एंगल 90 डिग्री है, जबकि यहां पे आपने इस स्ट्रक्चर में 90 बना रखा है, तो 90 डिग्री का स्ट्रेन कोई भी मॉलिक्यूल बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये तो नहीं बन रहा है, ये तो श्योर है कि ये चीज नहीं बनेगी ना, ये गड़बड़ है। तो ये दोनों जो है आपस में नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। तो sp का नेचुरल एंगल 180 होता है, 90 होगा तो स्ट्रेन 90 का आ जाएगा, अलाउड नहीं है, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या, अब देखिए यहां पे होता क्या है, यहां पे होगा ये यहां ऐसे रेजोनेंस करने लगेगा इसके साथ, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। होगा क्या, आप ऐसे समझ लीजिए या इसको ऐसे समझ लीजिए कि होगा ये कि स्टेबलाइज होने के लिए ये पाई बॉन्ड डॉट डॉट में टूट जाएगा, ये डॉट और ये डॉट मिलके एक डबल बॉन्ड बना देंगे और ये डॉट और वो डॉट मिलके एक डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज कर जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये तो डबल बॉन्ड पहले से है और इसके यहां आने से यहां एक डॉट आ जाएगा, एक डॉट पहले से था, एक इसके वजह से यहां डॉट आ जाएगा और एक डॉट पहले से था, ठीक है। तो ये एलीन बन जाएगा यहां पे, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड भी स्टेबल कम होता है, लेकिन कम से कम साइक्लोब्यूटाइन से तो ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप ना मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में ये चीज बनती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे। ये इसको मैंने लेक्चर नंबर 2 में डाई रेडिकल्स पढ़ाते समय ऐसे रेडिकल्स बनाए थे जहां यहां और यहां डॉट हो, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो है अनएक्सपेक्टेड रहेगा, कोई जल्दी जनरली स्टूडेंट्स जो है वो सोचेंगे कि है ना ये डॉट डॉट जो है
है ना, मतलब कुछ और सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों डॉट जो है जो बनेगा वो आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक यहाँ डॉट बना, एक यहाँ डॉट बना, और फिर ये दोनों डॉट 1 2 3 4 5 6 मेंबर की यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी। इस तरह से साइक्लोहेक्सेन इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको एंड प्रोडक्ट जो है साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मैंने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में ऐसे चीजों पे बातचीत की है। यहां पे होगा क्या, यहां पे ये एक डबल बॉन्ड है और यहां पे एक डॉट आ जाएगा, इसके हटने से यहां एक डॉट आ जाएगा। मैंने सिखाया था कि अगर डॉट आ गया और एल्कीन यहां मौजूद है तो ये एल्कीन भी ऐसे टूट जाएगी, डॉट डॉट, और 1 2 3 4 5 6 मेंबर की जो है वो रिंग बन सकती है। यहाँ पे ये डॉट इस डॉट से क्या करेगा, कंबाइन कर सकता है, तो क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ठीक है, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अगर आप नंबरिंग यहां से कर रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं तो 1 2, ठीक है, या इसको 2 कहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 फिर 1 से जुड़ा हुआ है, तो 6 फिर 1 से जुड़ा हुआ है, और इसके ऐसे टूटने से यहां डॉट और यहां जो डॉट बन रहा है, 1 और 6 का डॉट तो जुड़ गया, ठीक है, और 2 पे जो डॉट है वो रह जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे दो लोग जो है आपस में डाइमराइज कर जाएंगे। ठीक है, डाइमराइज कर जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट जो है यहां पे 2 साइक्लोहेक्सेन का डाइमर मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इस रिएक्टेंट को देखकर लगता नहीं है कि इसका प्रोडक्ट जो है 2 साइक्लोहेक्सेन का डाइमर होगा, लेकिन यहाँ पे 2 साइक्लोहेक्सेन का डाइमर इसका एंड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये चीज उड़ जाएगी, यहाँ पे एक डॉट बनेगा साइक्लोहेक्सेन फ्री रेडिकल, और फिर ऐसे 2 लोग आपस में डाइमराइज कर जाएंगे और यहाँ पे ऐसी चीजें बन जानी चाहिए। ये चीज ऐसे हो जाएगी, 2 चीजें जुड़ जाएंगी। इसी तरह से यहां पे भी होगा, यहां पे 2 लोग हैं तो यहां डॉट और यहां डॉट, और ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, तो यहां पे साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा, यहां पे साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस से। तो मैक्सिमम केसेस कवर करने की कवायद है यहां पर। यहां पे भी ऐसा कर लीजिए, ये उड़ जाएगा यहां डॉट और ये चला जाएगा यहां डॉट, और डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, तो यहां पर ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, यहां पे ये हट जाएगा, यहां डॉट आ जाएगा, ये हट जाएगा, यहां डॉट आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का फ्री रेडिकल बनेगा। इस तरह के फ्री रेडिकल्स मैंने लेक्चर नंबर 2 में डील किए हैं, इनके बारे में बताया है, आप देख सकते हैं। फिर ये वाला इधर ले आइए और ये वाला इधर ले आइए और आपस में जोड़ दीजिए, यानी ये जो डॉट है इसको अंदर कर दीजिए ऐसे, यहां डॉट आ जाएगा और इसको भी अंदर कर दीजिए, यहां डॉट आ जाएगा, फिर ये डॉट डॉट आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपको ये चीज मिलेगी, यहां पे ये चीज मिल जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने आज लेक्चर नंबर 3 है या हाइड्रोकार्बन का, और एल्केन्स का लेक्चर 1 है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स से शुरुआत की और सिर्फ 2 रिएक्शन ही बताए हैं अब तक। एक आपका जो है कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है ना, सोडा लाइम मेथड। ये 2 रिएक्शंस बताए। बहुत सारे रिएक्शंस अभी प्रिपरेशन के बचे हुए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में, और कपलिंग रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। वो भी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स अभी कंटिन्यूड है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में मैंने 2 ही रिएक्शन बताए हैं, तीसरा रिएक्शन में वुड्स बताऊंगा, फिर वुड्स फिटिग फ्रैंकलैंड ना, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो मेनली हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो कपलिंग रिएक्शंस पे बेस्ड होगा, जो कि ऑफ कोर्स प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स ही है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।